हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे एशिया की अपवाह प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं एशिया महाद्वीप के अपवाह प्रणाली को। विश्व के सबसे विशाल एशिया महाद्वीप है और वहाँ के विकास में वहाँ की अपवाह प्रणाली का विशेष महत्व होता है। नदियों तथा वहाँ के बहते हुए जल का अध्ययन अपवाह प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी देश अथवा महाद्वीप के विकास में उस क्षेत्र की नदियां सर्वाधिक सहायक होती हैं। प्रोफेसर क्रेसी महोदय कहते हैं कि एशिया में किसी बहुत बड़ी विशाल नदी का तो अभाव है, लेकिन अनेक छोटी-छोटी नदियां हमें एशिया के आंतरिक भागों में देखने को मिल जाएंगी। तो आइए इन्हीं आंतरिक भागों की नदियों का हम एक-एक करके अध्ययन करते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया की मुख्य नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से हुआ है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह नदी भारत, बांग्लादेश तथा चीन से होकर बहती है। तिब्बत चीन में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग तथा लोहित है। बांग्लादेश में प्रवाहित होने पे इसमें तीस्ता नदी भी आके मिल जाती है। आगे हम देखते हैं ह्वांगहो नदी के बारे में। ह्वांगहो नदी को येलो रिवर भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से हुआ है। इसका मुहाना येलो सागर है कि पोहाई की खाड़ी में है। यह चीन की प्रमुख नदी है। यह नदी अपने कटाव तथा बाढ़ हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और इसमें लोहे से या फिर बालू मिट्टी के जमाव द्वारा इसका रंग पीला हो जाता है। तो ये पीले रंग के लोहे से निर्मित मैदान से होकर बहती है। इस वजह से ये नदी अधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेप भी करती है। आगे हम देखते हैं यांगटी सेक्यांग नदी। ये जो है ह्वांगहो नदी के दक्षिण में बहती है या कहेंगे मध्य चीन में प्रवाहित होती है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। यह चीन से होकर प्रवाहित होती है। इसी नदी के तट पर चीन के प्रमुख शहर संघाई तथा वुहान स्थित है। इस नदी पे थ्री गाज डैम भी स्थित है। अगली नदी जो है ये है सेक्यांग नदी। यह चीन की नदी है। इसका मुहाना दक्षिणी चीन सागर में है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादन किया जाता है। इस नदी के मुहाने पे चीन के प्रमुख दो शहर हांगकांग तथा ग्वांगझाऊ स्थित है। अगली नदी है आमूर नदी। इस नदी का मुहाना तत्तर जल संधि के निकट स्थित ओखोटस्क सागर में है। ये नदी रूस व चीन की सीमा भी बनाती है। यह नदी मुख्य रूप से रूस और चीन में प्रवाहित होती है, इसकी सीमा बनाते हुए। आगे जो नदी है इसका नाम है ओब नदी। यह रूस की नदी है। इसका मुहाना भी आर्कटिक सागर का कारा सागर है। ये जो हम तीन नदियां देखेंगे ओब, येनेसी, लीना, ये तीनों नदियां आर्कटिक महासागर में ही अपना मुहाना गिराती हैं। आगे हो गया येनेसी नदी। इस नदी का भी मुहाना आर्कटिक सागर का कारा सागर है और ये रूस से प्रवाहित होती है। रूस में अगली नदी प्रवाहित होने वाले इसका नाम है लीना। यह भी रूस की नदी है और इसका मुहाना आर्कटिक सागर का लाप्टेव सागर है। जिस तरह से वो दोनों नदियां ओब, येनेसी दोनों का मुहाना था कारा सागर, आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है कारा सागर। और लीना नदी है तो इसका मुहाना लाप्टेव सागर, जो कि आर्कटिक महासागर का ये भी एक भाग है। आगे हम देखते हैं सिर दरिया। इस नदी का जो ये नदी है और इस नदी का उद्गम पामीर पर्वतीय क्षेत्र से हुआ है। इसका मुहाना अरल सागर में, जो छोटा सा भाग दिख रहा है, ये छोटा सा एक आंतरिक सागर है। अरल सागर से नाम से जानते हैं, एक झील है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र में बहती है। यह नदी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान से होकर बहती है। अगली नदी जो है इसका नाम है जॉर्डन नदी। इस नदी का मुहाना मृत सागर में है। यह नदी इजराइल, जॉर्डन, सीरिया तथा फिलिस्तीन से होकर प्रवाहित होती है। और जॉर्डन नदी जो है ये मुख्य रूप से इजराइल व जॉर्डन इन दोनों का सीमा निर्धारित करती है। और मृत सागर में ये, जो कि एशिया की सबसे निम्नतम
भूमि माना जाता है। इसमें इसका मुहाना हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे चाओ फ्राया नदी। इस नदी का मुहाना थाईलैंड की खाड़ी में है। यह थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है। इस नदी के बेसिन में चावल की खेती की जाती है। इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। आगे हम देखेंगे टिग्रिस नदी एवं यूफ्रेटस या यूक्रेटस नदी। इन नदियों का उद्गम टर्की के टॉरस पर्वत से हुआ है। ये तुर्की, इराक तथा सीरिया से होकर प्रवाहित होती है। इन नदी बेसिन में हमें खजूर उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है और इन नदियों को क्रमशः दजला तथा फरात के नाम से भी जाना जाता है। यानी टिग्रिस व यूफ्रेटस को दजला और फरात के नाम से भी हम जानते हैं। आगे नदी है, इसका नाम है साल्विन नदी। ये नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है और इसका मुहाना अंडमान सागर में है। यह म्यांमार की प्रमुख तथा सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे है मेकांग नदी। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। इसका मुहाना जो है दक्षिणी चीन सागर है। इस नदी के तट पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन स्थित है। यह नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। इसकी प्राकृतिक सीमाएं म्यांमार तथा लाओस और थाईलैंड और लाओस के बीच में निर्धारित करती है। यानी जो मेकांग नदी है म्यांमार व लाओस की सीमा बनाती है और उसके साथ साथ लाओस व थाईलैंड की ये प्राकृतिक सीमा बनाती है। विश्व में अमेजन नदी के बाद इस नदी का माना जाता है कि सबसे अधिक जैव विविधता है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। आगे हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी का जो उद्गम है ये हिमालय से हुआ है। हिमालय में ये गंगोत्री हिमनद से हुआ है। इसके उद्गम स्थल पे इस नदी को हम भागीरथी कहते हैं। यह देवप्रयाग घाटी से नीचे उतरती है और वहां पे इससे एक जलधारा मिलती है। इस जलधारा का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में शामिल होने के बाद ये गंगा कहलाती है। ये भारत की सबसे पवित्र नदी है। आगे हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र का। देखिए सिंधु जो नदी है ये मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम स्थान है। कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बुखारचू ग्लेशियर से ये नदी निकलती है और इसका मुहाना हमें अरब सागर में देखने को मिलता है। ये भारत के उत्तरी राज्यों से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करके अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये रहा एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियों का विश्लेषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।